चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 10th में पढ़ा है कि कार्बन एंड कंपाउंड नाम के चैप्टर में कि कार्बन के पास ऐसे क्या प्रॉपर्टीज है जिसके कारण अलग एक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ रही है। और वो कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। कार्बन अपने आपस में ही लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, उसको कहते हैं अपन कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज। प्लस कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि चार अलग अलग एटम से वो कनेक्ट हो सकता है, तो टेट्रावैलेंसी एक रीजन होता है। प्लस कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अपन ने देखा है एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। दैट इज वाई इसकी केमिस्ट्री को अलग करना पड़ा विद द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि पहले ये जितने भी कंपाउंड्स थे ऑर्गेनिक चीजों में पाए जाते थे ना, तो इसलिए नाम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। बट लेटर ऑन लेबोरेटरी में भी ये सारे बनने चालू हो गए। सबसे पहला कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना था ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट वाज यूरिया, है ना। यूरिया वाज द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले लैब में बना था। NH2CONH2, दिस इज यूरिया। वरना पहले यही सोचते थे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमें एनिमल यूरिन से मिलता है। तो मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दे वर डिराइव्ड फ्रॉम फ्रॉम ऑर्गेनिक रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे विनेगर से हमें एसिटिक एसिड मिला, वो भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, बट लेटर ऑन लेबोरेटरी में बनने स्टार्ट हो गए थे। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले तो शुरुआत करनी वही कार्बन के नेचर से, है ना। और हम पढ़ेंगे कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में ना, डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह, बकमिल, सल्फरलीन, है ना। उसके अलावा हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, है ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अपन, जो कि 10th में थोड़ा बहुत तो था, बट यहाँ पे थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि देखो हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। बट अगर इसके अलावा कोई और एटम आ गया उसमें, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हैलोजन, तो वो आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी को बदल देते हैं। वरना हमने हाइड्रोकार्बन दो टाइप के पढ़े हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब विद द वन हैविंग सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में दो पढ़ते थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, वही एल्कीन अल्काइन। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स थे। बट इन्हीं में जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एटम आ जाए या कोई और ग्रुप ऑफ एटम आ जाए, तो वो आपके कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जो उसकी प्रॉपर्टी बदल देंगे। जैसे पहले आपका मीथेन था, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा और लग गया मान लो OH, तो ये एक एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। OH क्या होता है? एल्को, तो एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है वो। जो पहले एल्केन था वो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। यानी कि उसने उसकी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दिया, समझ रहे हैं क्या? उसके फंक्शन को ही चेंज कर दिया, तभी नाम क्या है उसका? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थोड़ा और एडवांस नॉमेनक्लेचर अपन को पढ़ना है, वहां तो हम थोड़ा इजी नॉमेनक्लेचर ही पढ़ते थे, मतलब टिपिकल स्ट्रक्चर्स के नाम हम नहीं पढ़ते थे क्लास 10th में। बट यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस पढ़ के हम और ज्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर्स के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये जो मैंने कैटेगरी लिखी, ये तो आपके नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी। एक साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं हमारे, जिसमें एरोमेटिक भी आ जाता है, बेंजीन, है ना। और एक नॉन एरोमेटिक भी आता है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, पर तब भी वो साइक्लिक है। और एक नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड भी होता है जिसमें अपन साइक्लो वर्ड लगा देते हैं आगे, पर वो बेंजीन नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये सब भी अपन को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके अलावा नॉमेनक्लेचर के अलावा आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म क्या होता है?
जहां पे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर सेम, सॉरी फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दिए तो ये एक अलग कंपाउंड हो गया, और आपने इन्हीं 4 को ऐसे लगा दिया, अभी भी 4 है उसमें भी 4 है, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम होंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दिखने में तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना। दोनों का आईयूपीएसी नेम भी अलग अलग होगा। ठीक है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दो टाइप के एक्चुअली नाम होते हैं, कॉमन नेम होता है या ट्रिवियल नेम बोलते हैं उसको, और एक होता है आईयूपीएसी नेम। बट कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते कि आप यही रूल यूज करके उनके नाम लिखते हो, बट आईयूपीएसी में यू हैव अ सेट ऑफ रूल कि उस रूल को फॉलो करके ही हम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे चैप्टर में, उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, है ना। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसा होता है, उसमें उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करता है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, तो वो वाला पार्ट पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत एस्टिमेशन एनालिसिस करेंगे कंपाउंड्स का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, अगर है तो, हाइड्रोजन है तो कितना है, या है कि नहीं है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो। कि जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया, मैंने पूछा बताओ इसके अंदर कौन कौन से एटम है, कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप अलग अलग टेस्ट करके पता करोगे कि इसके अंदर सर कार्बन है, सर इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, सर इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, या इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो ये आप जो बता रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। एक कंपाउंड जो आपको दिया गया उसका एक्सपेरिमेंट करके क्या करना, एनालिसिस करना, और कैलकुलेट करना कि उसके अंदर कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का फ्लो रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालनी है ना, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस ये बेस है आपका, समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो एनसीईआरटी भी रखा है क्या, वॉल्यूम 2? हाँ, पहला हेडिंग वही डाल लो, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। डालिए हेडिंग, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, फर्स्ट पॉइंट लिखना इसमें। फर्स्ट पॉइंट, इट शोज कैटिनेशन, इट शोज कैटिनेशन, इट शोज कैटिनेशन, ब्रैकेट में लिख लो, सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ लिंकेज, मतलब कार्बन अपने आप में ही बहुत सारी लंबी चेन बना सकता है विदाउट ब्रेकिंग, है ना, सेल्फ लिंकेज। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना, टेट्रावेलेंसी, 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 हाइफन डाल के लिखेंगे ना इसमें। ईच कार्बन एटम फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ चुके हैं हम, क्या होती है, फॉर्म बाय शेयरिंग। ईच कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम क्या लिखे, फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट bonds with 4 different atoms, with 4 different atoms. And third point लिखना, ability to form multiple bond, ability to form multiple bond, ability to form multiple bond। हाइफन डाल के लिखना इसमें, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैन बी, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैन बी सिंगल, कॉमा डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स।
ठीक है, वही एल्केन एल्कीन अल्काइन हमारे, है ना, एल्केन एल्कीन एंड अल्काइंस। और ये थोड़ा बहुत तो हमने अभी पढ़ा ना, केमिकल बॉन्डिंग में भी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। तो कार्बन कार्बन का हमने नेचर देखा था कि कार्बन कार्बन जहां सिंगल बॉन्ड होता है वो कार्बन किस टाइप का हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं ये, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, लिख लो इसको भी इसी में ही, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और जहां कार्बन इज इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड वो आपके sp2 कार्बन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं दे आर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और स्ट्रक्चर वाइज अपन ने क्या क्या देखा था कि जो आपका sp3 होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। जो sp2 होता है वो आपका ट्राइगोनल, प्लेनार, और ये होता है आपका लीनियर ज्योमेट्री वाले। समझ रहे क्या? और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी यही देखे थे कि सिंगल बॉन्ड में आपकी एक जो होती है वो क्या होती है, सिग्मा, और डबल में एक सिग्मा दो पाई, सॉरी एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। समझ में आ रहा है क्या? एक सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, क्योंकि एक पी हमारा, देखो sp2 में एक पी अनहाइब्रिडाइज था ना, तो वो अनहाइब्रिडाइज पी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करता था, याद आ रहा है क्या? और sp में दो पी अनहाइब्रिडाइज थे, और वो दोनों पी क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके दो पाई बॉन्ड बना लेते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ऐसी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन लिखना। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, इस स्ट्रक्चर में कितनी सिग्मा और कितनी पाई बॉन्ड्स है ये बताना है। ठीक है, समझो स्ट्रक्चर, देखो सारी बॉन्ड आपको दिख नहीं रही होगी, बट अगर आप एक्सपैंड करोगे पूरा स्ट्रक्चर तो काफी सारी बॉन्ड्स है यहाँ पे। देखो कैसे, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्डेड है, समझ रहे हैं क्या? अरे दिख नहीं रहा है बॉन्ड बीच में आपको, हमारा बॉन्ड दिखाते नहीं है ना। अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ते थे अपन 10th में भी, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, कंडेंस फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मैं बताता हूँ इसके बाद, पहले इसको समझो। फिर यहाँ पे आपकी ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ, फिर यहाँ पे आपको बॉन्ड दिख नहीं रही, बट ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी एच के साथ सिंगल बॉन्ड है, ये वाले एच के साथ, और ये आपका डबल बॉन्ड सी है, इसके साथ फिर ये सिंगल बॉन्ड एच है, और ये सिंगल बॉन्ड सी है, और इसके साथ तीन एच है। समझ रहे हैं क्या? तो सिग्मा कौन कौन सी आपकी, सिग्मा सी एच बॉन्ड्स भी है, सिग्मा सी सी बॉन्ड्स भी है, हाँ या ना? कितनी है सिग्मा सी एच बॉन्ड, जल्दी बताओ। अरे सी एच, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये छह है। और सिग्मा सीसी बॉन्ड्स कितनी है, एक, दो, तीन, चार। चलो पाई बॉन्ड्स में आए, पाई बॉन्ड्स कितनी है, एक, दो, तीन। समझ रहे क्या? तो इतनी सारी सिग्मा पाई बॉन्ड्स है इसमें। एक और करना तो, डी लिख करके पूरा पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है ना। जैसे मैंने पूरा एक्सपैंड करके डायग्राम बनाया ना ये वाला, हर एक बॉन्ड दिखनी चाहिए, तब तो आप बता पाओगे कितने सिग्मा कितनी पाई है। ठीक है, करो पूरा एक्सपैंड, जितने भी एच दिख रहे हैं उनको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो कार्बन के साथ, और आजू बाजू वाले सी को भी अगर कुछ बॉन्ड नहीं दिख रही तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। अच्छा, इसी में क्वेश्चन में मैं और एक ऐड कर दूं कि सबका हाइब्रिडाइजेशन भी लिखो हर कार्बन का। तो ये वाला कार्बन हो जाएगा आपका sp,
ये भी sp, दिस इज sp2, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3। समझ रहे हैं क्या? जो डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है वो sp2, जो ट्रिपल दिख रहा है वो sp, और जो सिंगल दिख रहा है वो sp3। ठीक है, हाँ चलो निकालेंगे इसकी बॉन्ड्स। ऐसे लिखना अलग अलग करके, है ना, सिग्मा सीसी, सिग्मा सीएच एंड पाई बॉन्ड्स। एक्सपैंड करना जरूरी है ना, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ये दोनों सी एच ऐसे, ये डबल बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड सी, फिर ये सिंगल बॉन्ड एच, और ये 3 सिंगल एच। चलो कितनी है सिग्मा सी एच बॉन्ड्स? सिग्मा सी एच 1 2 3 4 5 6, और सिग्मा सीसी बॉन्ड्स एक, एक ये ना, 1 2 3, 3 ही तो है भाई, एक ये है, 2 ये है, और 3 ये है बस। तो वो तो पहले लिख दिया ना, तो कितना हो गया? 1 2 3, और पाई 1 2। समझ जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp2, सारे sp2। कहाँ sp3 हो? हाँ लास्ट वाला sp3, बाकी पहले 3 तो sp2 है ना। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से दिखाते। एक तो आपने दिखा स्ट्रक्चर, देखो एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मैंने ब्यूटेन बनाया, तो ब्यूटेन एक्चुअली इट इज एन एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है क्या? CnH2n+2। अगर आप n की वैल्यू 4 डाल देते हो तो आपको ब्यूटेन मिलेगा, है ना। n की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूं तो 4 कार्बन वाला क्या मिलेगा? एल्केन, विच इज ब्यूटेन। कहां से आया ब्यूटेन नाम इसका? ब्यूट इज द वर्ड रूट फॉर 4 कार्बन, तो ब्यूट, और क्योंकि एल्केन है तो सफिक्स क्या लग गया? एन। ये तो पढ़े ब्यूटेन का नाम तो पढ़े आप लोग। तो C4H10, ये एक तरीका हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का। इसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं हर फॉर्मूले को, जो सिर्फ क्या बता देते हैं, कितना नंबर ऑफ एटम है हर एलिमेंट का। हम ये नहीं बताते कि कौन किससे जुड़ा हुआ। सेकेंड तरीका होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पे आप एक एक बॉन्ड दिखाते हो ऑफ एवरी कार्बन एवरी हाइड्रोजन। ये जितनी बॉन्ड बना रहा हूं सब में क्या लग रहे हैं? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं? उतने की आपके कार्बन का 4 बॉन्ड बनना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? ये जनरली गलती होती है, हम एक आध हाइड्रोजन स्किप कर देते हैं। यहाँ 3 क्यों लगा? क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो बची ना इसकी 3 बॉन्ड, तो वो बाकी 3 के 3 हाइड्रोजन का बनाएगा। बीच वाला 2 ही हाइड्रोजन का कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि बीच वाला कार्बन आजू बाजू 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो उसके पास 2 ही बचा ना, बैलेंसी, तो आज 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट हो गया। लाइकवाइज ऐसे अपन हाइड्रोजन का फिलिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा होता है कंडेंस फॉर्मूला। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हमें एक एक बॉन्ड दिखाते हैं अपन, है ना। और एक होता है कंडेंस फॉर्मूला, कि वहां पे हम सिर्फ क्या कार्बन कार्बन की बॉन्ड्स दिखाते हैं, हाइड्रोजन को चिपका देते हैं, कंडेंस कर देते हैं। तो कैसे होगा ये? CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला। एक और तरीका होता है, वो होता है बॉन्ड लाइन डायग्राम। बॉन्ड लाइन में क्या होता है? हम CH भी नहीं लिखते, और आलसी, है ना, एक एक करके अपन लाइन कम करते जा रहे हैं ना। अब अपन C और H भी नहीं लिख रहे हैं, अपन लिख देंगे ये हो गया ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। समझ रहे हैं क्या? स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो पता नहीं चलेगा ना कितने कार्बन है, इसलिए क्या बनाए? जिगजैग। जिगजैग में आपको जितने पॉइंट दिख रहे उतने कार्बन है, 1 2 3 4। जो टर्मिनल्स में है वो CH3 होंगे, और जो बीच में वो CH2 होंगे। समझ रहे क्या? तो दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन डायग्राम, या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोल लो, जहां पे अपन
सिर्फ बॉन्ड लाइंस को यूज करके अपना पूरा कंपाउंड बता देते हैं, पर वो लाइन स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, वरना पता नहीं चलेगा ना कितने कार्बन है। ऐसे घुमाओ, जिगजैग मारोगे तभी पता चलेगा। ऐसी पेंटेन बनाओगे तो एक और मार देंगे, हेक्सेन में एक और मार देंगे। समझ रहे हैं क्या? तो इसको कहते हैं अपन बॉन्ड लाइन डायग्राम। ठीक है, चारों नोट डाउन करने के एग्जांपल के साथ। हेडिंग रहेगा, हेडिंग रखना, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यही वाला एग्जांपल लेकर के आप पूरा एक एक एग्जांपल ये सारे लिख लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में और कोई एलिमेंट अटैच होगा तो उसको दिखाना पड़ेगा, सी और एच को नहीं दिखाते। सुन रहे हैं क्या? जैसे कि ऑक्सीजन, अगर मान लो आपको ये दिखाना है, ब्यूटेनॉल दिखाना है, CH3 CH2 CH2 CHO, ऐसा दिखाना है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और ये चार, है ना? और इसी में अपन क्या दिखा देंगे, जैसे एक कार्बन ये वाला है, ये वाला ये हो गया, ये वाला, और यहाँ पे अपन क्या दिखा देंगे, डबल बॉन्ड के साथ ओ है। ठीक है, वो कहीं बीच में आ रहा होगा तो ऐसा दिखा देंगे, जैसे कि प्रोपेनॉन कैसे दिखाएंगे। प्रोपेनॉन क्या होता है, कीटोन है ना, CH3, CH3 या प्रोपेनॉन नहीं दे, दो कार्बन ही है ना, जिगजैग नहीं हो पाएगा, तो CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, अगर ये एक्चुअली एक सेकंड, ये अब कीटोन है। ठीक है, तो पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन के लिए ऐसे जिगजैग बना दिए, एक दो तीन चार पांच। तीसरे कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिए। समझे? यहाँ पे आप H भी दिखा सकते हो, क्योंकि दोनों मिलके ही तो आपका एल्डिहाइड बनता है ना। ठीक है, तो ये बॉन्ड लाइन, ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझना इसलिए जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि CH3 CH2OH लिख दिया और इसी को C2H5OH लिख दिया, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है भाई, बोथ आर सेम। सुन रहे हैं क्या? हमने CH3 CH2 को एक साथ लिख के C2H5 कर दिया, दोनों इथेनॉल ही है। क्या है? इथेनॉल, अल्कोहल का सेकंड मेंबर इथेनॉल। इथेन आया, ई हटा, ऑल लगा दिए, अल्कोहल था ना, तो अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो ये दोनों सेम है, बस तरीका अलग अलग है लिखने का, बट बोथ आर सेम। ठीक है, और कार्बन की डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगी तो डबल लाइन दिखा देना। ये हो गया क्या सबका? एग्जाम्पल लिख लिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, ऐसा कुछ ट्रिपल बॉन्ड है और ये एक सिंगल लाइन है, फिर ये बना हुआ है, और फिर ये है, और यहाँ पे OH भी है। अब इसको अगर एक्सपैंड करना है तो कैसा होगा, ये देखना, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। समझ गए क्या? ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, OH है, और फिर आखिरी में एक और। समझ गए क्या? तो ऐसे हमें इसको दिखाना है। एक एग्जांपल और बताता हूँ। एक कार्बन में कम कर दिया क्या, एक दो, ये वाला छूट गया शायद कार्बन, हाँ एक कार्बन छूट गया इसको। अभी एक दो तीन चार पांच, जिसमें पहले दो कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसको तो एक्सपैंड करो, तो ये वाला एक दे रहा हूं,
नहीं डॉट नहीं बनाया, वो इससे पेन से हो गया है। बीच में बस गैप है यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो। अरे ऐसे डरना थोड़ी ना है, ये सब कार्बन ही तो है, ये कार्बन 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 है, ये कार्बन, खत्म। तो दो कार्बन पहले बीच में लगा दो ये वाले, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ एक कार्बन, इसका खत्म। अब हाइड्रोजन भर दो बस। यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3। बीच वाले दोनों को जरूरत है क्या? कैसे नहीं है भाई, एक एक कम नहीं दिख रहा है क्या? कुछ भी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, जैसे ट्रिपल की है वैसे डबल करेंगे, डबल लाइन बनाएंगे। हाँ, तो बीच में डबल बना देंगे। जैसे ये आपका अगर ब्यूटीन शो करना है, ये लो, ये वाला, तो ये आपका ऐसे सिंगल होता, और यहाँ पे डबल कर देंगे, पता। तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड और कोई और एटम को तो आपको अलग से शो करना पड़ेगा, सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए हेड डाला नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक चार्ट बना रहा हूं, इसको नोट डाउन करना, कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एसाइक्लिक, यानी कि इसको अपन ओपन चेन बोलते हैं, हमारे एल्केन अल्कीन ये सब इसी में आएंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एक होते हैं साइक्लिक, जिनको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर एक साइक्लिक या क्लोज चेन वाले को ही दो और पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, जो एक्चुअली एलिफैटिक कंपाउंड से डिराइव्ड है ना। एलिफैटिक मतलब हमारे एल्केन अल्कीन अल्काइन। जैसे हेक्सेन हो गया ना, तो उस हेक्सेन को अगर रिंग में बना दोगे तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, तो वो आया हेक्सेन से ही है, तो वो एलिसाइक्लिक में आ जाएगा। और एक होते हैं एरोमेटिक, जहां बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड आ जाएंगे, है ना। तो एक हो गया एलिसाइक्लिक, और दूसरा लिख लेना एरोमेटिक। क्या हो गया? नहीं, बट बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होती है ना। जैसे देखो, ये आपका हेक्सेन है, जिसमें 6 कार्बन है, राइट। जिसमें ये दोनों CH3 है, ये दोनों CH3 है, बाकी सारे CH2 है। अब अगर आप इसको और आखिरी एटम को भी जोड़ दोगे आपस में, तो एक एक H दोनों का हट जाएगा, तो सारे ही CH2 हो जाएंगे। तो वो ये है CH2 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 CH2, बॉन्ड लाइन डायग्राम। पर इसको अगर आप ऐसे एक्सपैंड करके लिखोगे, तो ये रहा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। हर में दो दो H, H 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 और H H। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और जो आप बेंजीन बोल रहे हो उसमें क्या होता है? हेक्सागन है, बट वहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो हर जगह पे C तो है, बट H आपका दो दो नहीं है, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। तो ऑलरेडी हर कार्बन 3 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं, तो हर को कितना H चाहिए? सिर्फ एक H। तो ये पूरा CH 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 होता है, और ये CH2 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 होता है। तो इसका फॉर्मूला C6H12 हो जाएगा, और इसका होता है C6H6। ये डिफरेंस है। दोनों दिखने में हेक्सागन है, बट
बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक ये हो गया जो मैंने बनाया ये वाला, और एरोमेटिक ये हो गया। क्लियर है। अब एरोमेटिक में भी जरूरी नहीं कि सिर्फ बेंजीन वाले को ही एरोमेटिक बोलोगे और नॉन बेंजीन वाला एरोमेटिक नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जो एरोमा, एरोमा से ही आता एरोमेटिक आया वर्ड, स्मेल। तो पहले जो ऐसे स्मेल वाले कंपाउंड्स है ना, उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डाल रहे थे। लेटर ऑन ऐसा हुआ कि अब बेंजीन जिनके पास है वो सब एरोमेटिक, अब भले स्मेल है या नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ बेंजीनॉइड वाले नहीं होते, तो एरोमेटिक फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होता है बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीनॉइड, और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। हम जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसके बाद वाला जो चैप्टर है, उसमें अपन बेंजीन को और डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर अ गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। तो ऐसा नहीं कि बेंजीन वाले को एरोमेटिक बोलते हैं, जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं होती, बट अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। और वो तीन कंडीशन का नाम है हक्कल्स रूल, वो अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। वो हक्कल रूल से हम बताते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अपन कहां तक ये क्लासिफाई कर रहे थे, है ना। चलो, इतना चार्ट कंप्लीट हो गया सबका। ठीक है, एलिसाइक्लिक में भी लिखना दो कैटेगरी, एक होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही है और कोई अदर एटम नहीं आएगा, ठीक है। अदर एटम इंट्रोड्यूस हो गए तो वो हो जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक। क्या हो जाएंगे? हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। बाकी उधर आपका एरोमेटिक में बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड हो जाएगा। ये जो बच गए ए साइक्लिक या ओपन चेन, ये फिर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और इससे अपन कहते हैं एल्केन, और ये होते हैं एल्कीन एंड अल्काइंस, ठीक है। इन सबके जनरल फॉर्मूला हमको पता है, ये होता है CnH2n+2, है ना। अब इसमें से दो हाइड्रोजन हटा दो, क्योंकि क्यों हटा रहे दो हाइड्रोजन? क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गई ना, तो जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगी, सुनना ध्यान से, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगी उनको अपना एक एक हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि वो एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो दो हाइड्रोजन कम होंगे तो किसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n, -2 कर दिया ना इधर से, तो +2 -2 0 हो गया, तो CnH2n बचा बस। है ना क्लियर? और जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगी तो दो हाइड्रोजन और कम करने पड़ेंगे, तो CnH2n-2, ये हमारा अल्काइन का जनरल फॉर्मूला, ये एल्कीन का, और ये एल्कीन का। क्लियर है? तो ये आपका पूरा डिवीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो अभी हमें तो जनरल प्रिंसिपल पढ़ना है इन तीनों के बारे में, और बेंजीन के बारे में हम चैप्टर नंबर नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एलिसाइक्लिक के बारे में एक लाइन लिखना नीचे, एलिसाइक्लिक, ब्रैकेट में उसका नाम लिखो, एलिफैटिक साइक्लिक, इसलिए एली लगा है सामने, है ना। एलिफैटिक साइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक। These contain carbon atoms. These contain carbon atoms. These contain carbon atoms joined in the form of ring. Joined in the form of ring. Joined in the form of ring.
जैसे 3 कार्बन आपके, कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए रिंग बनाने के लिए, 2 कार्बन का रिंग कैसे बनेगा, है ना? 3 कार्बन होंगे तो आप पहले को तीसरे से जोड़ के रिंग बना दोगे ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फिर। समझ रहे हैं क्या? ये आपका था प्रोपेन, क्या था ये? 3 कार्बन है ना, सिंपल। प्रोपेन CH3 CH2 CH3, पर ये जब दोनों आपस में जुड़ गए तो सारे CH2 हो गए, एक एक हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा। तो ये CH2 है, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2। इसका नाम है प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन तो इसमें भी है, तो फिर इसको भी प्रोपेन थोड़ा बोल देंगे, बोलेंगे, बट डिफरेंशिएट करने के लिए एक वर्ड आगे लगा देंगे, दैट इज साइक्लो। साइक्लोप्रोपेन, एक एक प्रीफिक्स आगे लग जाएगा साइक्लो, ताकि डिफरेंशिएट कर पाए ना कि दोनों में 3 3 कार्बन है तो दोनों को प्रोपेन क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक साइक्लिक है, एक ओपन चेन। ऊपर वाला ओपन चेन है, नीचे वाला साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक। दोनों एलिफेटिक कंपाउंड्स है। एलिफेटिक कंपाउंड मतलब एल्केन अल्कीन अल्काइल, दे आर एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसी साइक्लोहेक्सेन ही बना लो। साइक्लोहेक्सेन अभी जो मैंने पीछे बनाया था, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन फॉर्मूला हो जाएगा इसका C6H12। हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो डबल द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालना, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। हाइफन डाल के लिखना, इट इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, it is an atom or a group of atoms joined to the carbon chain, joined to the carbon chain, joined to the carbon chain, which is responsible for the, which is responsible for the, which is responsible for the characteristic chemical properties of organic compound, which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compounds, characteristic chemical properties of the organic compounds। ठीक है, मतलब जब तक ये हाइड्रोकार्बन है तब तक तो ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जहां पे यहाँ पे कोई एक अलग एलिमेंट लगा, लेट से क्लोरीन लग गया, तो अब ये हैलोजन की तरह बिहेव करेंगे। अगर OH लग गया तो ये अब अल्कोहल की तरह बिहेव करेंगे। तो ये वो एटम है या वो ग्रुप ऑफ एटम है जो हमारे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि वो केमिकली कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखना फंक्शनल ग्रुप के। एग्जांपल्स फर्स्ट लिखना, हैलोजन लिख लो, इसको अपन बॉन्ड X से डिनोट करते हैं। इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ऐसे लगेगा इसलिए बॉन्ड लगा रहे हैं सामने। सुन रहे हैं क्या? सेकेंड लिखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसपे अपन बॉन्ड OH लगाते हैं और इसको बोलते हैं अपन अल्कोहल्स। ये क्या होते हैं आपके? अल्कोहल्स। थर्ड लिखना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। ये होते हैं आपका, इसका इसका फॉर्मूला होता है CHO, CHO। अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होता है और हाइड्रोजन के साथ
सिंगल बॉन्डेड, मतलब कार्बन पहले से ही अपने ग्रुप में ही 3 बॉन्ड बना चुका है, सुन रहे हैं क्या? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड H के साथ, तो अब वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, समझ रहे हैं क्या? तो एल्डिहाइड ग्रुप कभी भी बीच में नहीं हो सकता चेन के, ये हमेशा कहां होता है? टर्मिनल्स में ही, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाना है ना इसको, बीच में वो होंगे जो दोनों बॉन्ड बनाते हैं, ताकि वो इधर से भी कनेक्ट हो सके और इस साइड से भी कनेक्ट होकर के चेन को कंप्लीट कर सके। एम आई क्लियर? तो एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कहां बनेगा? आपका टर्मिनल्स में, ठीक है। फोर्थ, कीटोन, कीटोन ग्रुप, सी डबल बॉन्ड O, आजू बाजू इसके कार्बन रहेंगे, ठीक है, आजू बाजू क्या रहेंगे इसके, तो जहां ऐसे बॉन्ड बन रही है ना, समझना कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट होने वाला है वहां पे, तभी अपन ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कीटोन, ठीक है। इसको अपन CO भी लिखते हैं जनरल में, कुछ इस तरीके से, ऐसा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो डबल बॉन्ड O आएगा C के साथ, ठीक है। हाँ, ये बीच में ही होगा, ये कभी टर्मिनल में नहीं हो सकता, क्योंकि इसको तो 2 बॉन्ड बनानी है ना, तो ये हमेशा कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। बीच में मतलब 2 कार्बन एटम्स के बीच में, एकदम जरूरी नहीं कि सेंटर पे ही होगा हर बार, ठीक है। ठीक है, एक और लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ग्रुप का सिंबल है COOH, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बॉन्ड C, एक O के साथ डबल बॉन्ड है और दूसरा O और H ऐसे सिंगल बॉन्डेड है, तो ये भी टर्मिनल्स में ही रहेगा, है ना। कार्बन के पास एक ही बॉन्ड बची है बस अटैच होने के लिए, तो वो कहां रहेगा? टर्मिनल में ही रहेगा, टर्मिनल मतलब एंड्स में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिख लो आप लोग जो अपन फंक्शनल ग्रुप में लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेड डालना, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ये सब हम पढ़े हैं 10th में भी, है ना, थोड़ा सा बस ब्रशअप कर रहे हैं। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, जैसे कि एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन एक फैमिली एक होमोलोगस सीरीज है, अल्कोहल एक होमोलोगस सीरीज है, एल्डिहाइड एक होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे। जैसे अगर अपन एल्केन की बात करें तो एल्केन एक तरह की होमोलोगस सीरीज है, एल्केन्स जिनका एक जनरल फॉर्मूला है, जिसमें आप एन का वैल्यू पुट करके उसके सारे मेंबर्स के नाम यानी फॉर्मूले ला सकते हो। एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहला मेंबर आ जाएगा CH4, एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो दूसरा मेंबर आ जाएगा C2H6, एन का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो अगला मेंबर आ जाएगा C3H8 एंड सो ऑन। इस सीरीज की खास बात क्या होती है कि इस सीरीज के पहले मेंबर से अगर दूसरे मेंबर में जाना तो हमको बस क्या करना होता है? CH2 ऐड करना होता है। ये डिफरेंस होता है 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में, CH2 ग्रुप का डिफरेंस या फिर यू कह लो 14 AMU का डिफरेंस। ये 14 AMU है ना, 12 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, 14 मास का फर्क है। मतलब अगर मीथेन का मास 14 प्लस 4 18 है, 14 प्लस 4 सॉरी 12 प्लस 4 16 है, तो इथेन का मास 30 होगा, 16 में 14 ऐड कर दिया तो आया 30, और इसका मास 44 होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो ये होती है होमोलोगस सीरीज, जिसमें एक मेंबर अगला मेंबर से CH2 का डिफरेंस में रहता है। तो आप ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो सारे मेंबर्स को, कितने भी कार्बन वाले, प्लस इन सब का बनाने का तरीका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है। जैसे आप मीथेन बनाओगे उसी प्रोसीजर से इथेन भी बन जाएगा, उसी प्रोसीजर से प्रोपेन भी बन जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अगर एक मैगी का पैकेट बनाना आ रहा है तो 2 पैकेट भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो। क्या करना है, जितना एक में ऐड किए थे पानी उतना ही आप उसी प्रपोर्शन में 10 पैकेट में ऐड कर दो, तो बन जाएगा ना 10 पैकेट का मैगी भी। वैसे ये भी समझ रहे हैं। तो इनका एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, प्लस इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं ना भाई, आप भी एक फैमिली वाले, सब एक ही जैसे होंगे ना।
अगर कोई वेजिटेरियन फैमिली वाला है तो वो वेजिटेरियन खाएंगे सारे परिवार वाले, वो अलग बात है, उनका एक लड़का बाहर जाकर नॉनवेज खा रहा होगा छुप के, ठीक है, बट घर में दिखाने के लिए तो वो वेज ही खा रहा है ना, मतलब केमिकली सब सेम है। अरे हाँ या ना, तो वो भी एक फैमिली है, ये भी एक फैमिली है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम है। बट क्या हमारी फैमिली में हम कब एज सब सेम एज के हैं क्या? कुछ लोग छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं, समझ रहे हैं? तो वैसे ही इनमें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, कुछ के पास एक कार्बन है, कुछ के पास दो तीन, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा होते जा रहा है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है ना, तो वो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। अब यू समझो कि प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन से ज्यादा होगा और ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से ज्यादा होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर चेंज आता है एज द नंबर ऑफ कार्बन गेट्स एडेड अप, रेगुलरली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर, बट केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी। रिएक्शंस ये एक जैसे ही करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन है ना, रिएक्शन सब एक जैसे ही करेंगे, सबके बनाने के तरीका एक होगा और सबके लिए एक जनरल फॉर्मूला होगा और सबके बीच में कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में इसका फर्क होगा। ये होते हैं होमोलोगस सीरीज। क्लियर है? चलो लिखते हैं इसको। अ ग्रुप और अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा इनके इनके सब मेंबर्स को होमोलोग बोलते हैं, होमोलोग्स ना, होमोलोगस सीरीज के लोग को होमोलोग। हाँ, अ ग्रुप और अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, a group or a series of organic compounds, each containing a characteristic functional group, each containing a characteristic functional group forms a homologous series, forms a homologous series. Forms a homologous series, and the members of the series are called, and the members of the series are called and the members of the series are called homologues, HOMOLOGUES. HOMOLOGUES, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, ये सब जो मैंने आपको बताया इसको लिखवा रहा हूं शॉर्ट में। द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी represented by, can be represented by, can be represented by general molecular formula, general molecular formula, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और देखो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए होता है ना, हर फंक्शनल ग्रुप के लिए आप ये जनरल फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको बनाना है अल्कोहल के लिए, तो देखो CnH2n प्लस 2 तो हमारा एल्केन था, है ना। अब एल्केन में हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ये 2n प्लस 1 हो गया और OH आपका ऐसे लग गया, OH अलग दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे N इज इक्वल्स टू 2 लिखना है ना, 2 कार्बन का अल्कोहल बना है इथेनॉल, तो क्या हो जाएगा C2H5OH, 3 कार्बन के लिए 3 डालूंगा C3H7OH, प्रोपेनॉल, ऐसा बनता जाएगा। बस ये OH अलग से लिखना पड़ेगा सब में। क्लियर है? तो क्या लिए, बाय अ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सक्सेसिव मेंबर्स
एंड द सक्सेसिव मेंबर्स मतलब कॉन्सिक्यूटिव मेंबर, एक मेंबर के बाद दूसरा मेंबर, एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, and the successive members differ from each other, by a CH2 unit. CH2 लिखते वक्त भी सामने एक बॉन्ड रहना चाहिए ना, CH2 यूनिट, एक मेंबर और अगला मेंबर दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा, डिफर बाय अ CH2 यूनिट। तो स्टॉप। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक लाइन लिखते हैं, all the members have same chemical properties, all the members have same chemical properties, all the members have same chemical properties, but show a regular change in their physical properties, but show a regular change in their physical properties, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अलग अलग है ना भाई, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होंगी, but show a regular change in their physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, है ना, ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल लिख लो, एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल, एल्डिहाइड, सब होमोलोगस सीरीज है। लिख लो एग्जांपल, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, सारे के सारे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड आना, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी, ब्रैकेट में आईयूपीएसी लिख लेना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे देखो हमारे नाम का भी कुछ रूल होता है ना, कि हम पहले टाइटल लिखते हैं, फिर फर्स्ट नेम आता है, फिर मिडिल नेम आता है, फिर सरनेम आता है। इन द सेम वे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में भी क्या होता है, आपका बीच में होता है वर्ड रूट। क्या होता है बीच में? वर्ड रूट, जो हमें ये बताता है कि आपके पेरेंट चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है। पेरेंट चेन मतलब होता है, पेरेंट चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट प्लस कंटिन्यूअस चेन। कंटिन्यूटी में कार्बन होना जरूरी है, मतलब अगर आप ऐसे कार्बन लगा दिए 4 5 और एक कार्बन यहां है, तो ये कंटिन्यूटी में ही ना, आप या तो ऐसे जाओगे, ये कंटिन्यूअस चला, या तो आप ऐसे ट्रैवल करोगे लाइक दिस, ये कंटिन्यूअस हुआ, या तो आप ऐसे ट्रैवल करोगे तो ये कंटिन्यूअस हुआ। समझ रहे हैं क्या? पर आप ऐसे ट्रैवल करके ऐसे जाके ये कंटिन्यूटी नहीं होती, तो आप रिपीट कर दिया ना इस कार्बन को। है ना क्लियर? तो लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोलते हैं अपन? पेरेंट चेन। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूं, तो इसमें ये जो चेन है जो मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, ये आपकी पेरेंट चेन है। समझ में आ रही है बात? जिसमें कितने कार्बन है? 5। तो उसके लिए अपन को एक वर्ड रूट देना पड़ता है, और वो क्या क्या हो सकते हैं? एक कार्बन के लिए अपन मिथ यूज करते हैं, 2 के लिए इथ यूज करते हैं, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए टेक, ऐसे ही फिर 11 के लिए अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक चलेगा। अपन को 10 तक का ही काम है फिलहाल, है ना? ठीक है, समझ रहे हैं क्या? तो अब जैसे यहाँ पे 5 है तो पेंटा, पेंटा यूज होगा, मतलब पेंट यूज होगा, सॉरी, समझ रहे? पेंट विल बी द वर्ड रूट। एम आई क्लियर? उसके अलावा जो और भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं ना हमारे कंपाउंड में, उनको हम कहते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच बोल लो,
या फिर उनका एक और नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट, या फिर हम उसे कहते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो साइड हीरो है, मेन हीरो तो यही है ना, वो साइड में लगा है तो साइड हीरो है, साइड चेन। ठीक है, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, उसको दिखाने के लिए अपन क्या लगाते हैं? वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स। क्या लगाते हैं? क्योंकि वो भी तो हमारे पिक्चर का पार्ट है ना, तो उसको थोड़ा छोड़ देंगे। सुन रहे क्या? वो भी हमारे कंपाउंड का पार्ट है, तो उसका भी नाम मेंशन होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वर्ड रूट के क्या आता है? पहले। एम आई क्लियर? अब आपका कंपाउंड किस टाइप का है? क्या वो सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है? मतलब सिंगल बॉन्ड वाला है या उसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है, कंपाउंड में प्रेजेंट है। अकॉर्डिंगली हम उसमें क्या लगाते हैं? सफिक्स। तो उसको कहते हैं अपन प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो एन होता है, अगर आपका कंपाउंड एल्केन है वो प्राइमरी सफिक्स इन हो जाता है। अगर आपका कंपाउंड एल्कीन है, और वो आइन हो जाता है अगर आपका कंपाउंड अल्काइन है। ये होता है आपका प्राइमरी सफिक्स। समझ रहे हैं क्या? ये जो प्रीफिक्स लगा ये किसके लिए है? ब्रांच के लिए, हमारे साइड हीरो के लिए। समझ रहे हैं क्या? बीच में वर्ड रूट क्या बता रहा है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, फॉलोड बाय प्राइमरी सफिक्स जो ये बता रहा है कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो इस जो ये आपको जो इतना जो लिखा है ना, इसके लिए इतना चीज काफी है। अभी दो पार्ट और है जो मैंने लिखे नहीं है। वो होता है एक सेकेंडरी सफिक्स। क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स, जो हम तब लगाते हैं जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि अल्कोहल है तो उसके लिए ऑल लग जाता है, ये तो अपन पढ़े हैं 10th में। अगर एल्डिहाइड है तो उसके लिए अल लग जाता है। कीटोन है तो उसके लिए ओन लग जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए ओइक एसिड लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? हमारे सेकेंडरी सफिक्स जो बाद में लगते हैं, सबसे एंड में, मतलब प्राइमरी सफिक्स के बाद। मतलब ये दोनों पार्ट तो कंपलसरी है, किसी के भी नाम में ये दोनों पार्ट तो कंपलसरी है। ये ऑप्शनल है। समझ रहे क्या? ऑप्शनल मतलब अगर आपके कंपाउंड में कोई ब्रांचेस हैं तो आप प्रीफिक्स लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। अगर आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप सफिक्स लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो बट ये जो मैंने बॉक्स में डाला है ना, ये दोनों पार्ट तो हमेशा रहेगा। एक पेरेंट चेन जरूर रहेगा, और आपका कंपाउंड में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो रहेगा ही कार्बन कार्बन के बीच में। यानी कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में से कोई एक ना एक कैटेगरी वाला तो होगा। तो आप एन, इन, आइन में से कुछ ना कुछ तो लगाओगे। मैं क्लियर? जैसे हमारे जितने भी एल्केन होते हैं तो उनके नाम में तो कहीं ना प्रीफिक्स आता है ना कहीं सेकेंडरी सफिक्स आता है। मीथेन है ना, मीथेन आपका पहले मेंबर का नाम है, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन यही हो सकता है, इससे सिंपल हाइड्रोकार्बन नहीं है नेचर में, एक कार्बन वाला एल्केन। है ना, इसके अब नाम में देखो ये रहा वर्ड रूट, क्योंकि एक कार्बन है ना, और ये आपका एल्केन की फैमिली का है तो एन लग गया, तो मीथेन इज द नेम। और वो अगर दो कार्बन वाला होता तो ये आपका हो गया C2H6। क्या है ये? C2H6। तो दो कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लग गया? इथ। और ये भी दोनों सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लग गया? एन। तो ये भी आपका सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ही है, नो सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स तब लगता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। मान लो अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया और इसकी जगह लगा दिया मैंने एक OH, लाइक दिस। तो अब आपका इथ भी आएगा, एन भी आएगा और ऑल भी आएगा। बट ये ई और ये ऑल का ओ साथ में नहीं रहेंगे, दो वॉवल साथ में आ जाएंगे, तो अपन ई को हटा देंगे, तो ये ई हट जाएगा तो नाम क्या पड़ गया? इथेनॉल। समझ रहे ना? तो अब ये हो गया आपका वर्ड रूट, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। एम आई क्लियर? ठीक है, तो प्रीफिक्स हम तभी लगाएंगे जब कोई ब्रांचेस होंगे, सेकेंडरी सफिक्स हम तभी लगाएंगे जब हमारे कोई फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जिनके सफिक्स होते हैं। जैसे अब हमारा हैलोजन है, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है बट उसका प्रीफिक्स होता है ना। जैसे हम अगर हमारे कंपाउंड में क्लोरीन लगा हुआ है तो हम उसको आगे लिखेंगे प्रीफिक्स में, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। उसका कोई सफिक्स नहीं होता। कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं
जिनके सफिक्स होते हैं प्रीफिक्स नहीं होते, और कुछ के होते हैं प्रीफिक्स होते हैं सफिक्स नहीं होते, और कुछ के दोनों होते हैं, सफिक्स भी होते हैं और प्रीफिक्स भी। तो हम पढ़ेंगे कब यूज होगा उनका प्रीफिक्स, कब उनका सफिक्स यूज होगा। अभी तो जैसे हमने अल्कोहल नाम लिखते समय हमने अल्कोहल का सफिक्स यूज किया, राइट, है ना। बट प्रीफिक्स, अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। OH मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी है, तो वो प्रीफिक्स होता है। वो कब यूज करेंगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, चलो हेड डालिए नॉमेनक्लेचर। हाँ, चलो इसमें लिखना, पहले वर्ड रूट के बारे में लिख लो, लिखना इसमें नीचे वर्ड रूट, हेडिंग डाल लो वर्ड रूट, वर्ड रूट, है ना। इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट इट टेल्स अस अबाउट द, it tells us about the number of carbon atoms, it tells us about the number of carbon atoms, it tells us about the number of carbon atoms present in the parent chain, present in the parent chain, present in the parent chain। पेरेंट चेन के ब्रैकेट में लिखना, पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है, वरना हमको मतलब नहीं समझ में आएगा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, आपके कंपाउंड की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को हम पेरेंट चेन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे लिख लो 1 से लेकर के 10 तक वर्ड रूट। दो कॉलम बना लेना, एक कॉलम में लिखना नंबर ऑफ कार्बन और दूसरे कॉलम में लिखना वर्ड रूट क्या यूज करते हैं उसके लिए। तो यहां एक कॉलम में चला लो 1 से लेके 10 तक, और यहां चला लो मिथ से लेके डेक तक। देखो जल्दी से पूरा, दो कॉलम बना लेना, नंबर ऑफ कार्बन और वर्ड रूट क्या यूज करते हैं। तो एक के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। NON, नॉनेन। ठीक है, चलो सेकंड लिखना सफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट हो गया सफिक्स। अब सफिक्स भी दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले लिख लो प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स मेन हेडिंग रहेगा, उसमें ए और बी करके दो अलग अलग सफिक्स लिख लेंगे। पहले लिखना प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। हाँ, इसमें हाइफन डालना, इट टेल्स अस अबाउट द, इट टेल्स अस अबाउट द, it tells us about the type of organic compound, it tells us about the type of organic compound, that is the compound is whether saturated or unsaturated, that is whether the compound is, that is whether the compound is saturated or unsaturated, saturated or unsaturated। तो इसमें लिखना नीचे, अगर एल्केन है सैचुरेटेड में, अगर एल्केन है तो सफिक्स यूज होता है एन, एल्कीन के लिए
इन, जो भी सफिक्स लिख रहे हैं ना उसके पहले एक डैश जरूर लगाना है ना, क्योंकि ये किसी के पीछे किसी के आगे मतलब जुड़ने वाला है ना, तो पीछे इसके एक हाइफन होना चाहिए। और अल्काइन में आइन। अच्छा ये भी जब लिखोगे ना, ये वाला देखो इधर, इन सबके बाद में एक डैश होना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? देखिए इनके बाद कुछ आने वाला है, हाँ या ना? तो दैट डैश, दैट हाइफन रिप्रेजेंट की समथिंग इज गोइंग टू अटैच देयर। ठीक है, और ये इधर से जाके अटैच होंगे उनसे, तब तो बनेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो ये डैश समझ रहे हैं ना, ये बॉन्ड नहीं है ना, हाइफन लगा रहे हैं कि ये किसी से जुड़ने वाला है इस तरफ से। ठीक है, तो एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सेकेंड लिखना सेकेंडरी सफिक्स, बी डाल के सेकेंडरी सफिक्स। ये हमें क्या बताएगा? फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, हाँ इसमें लिख लो, इट टेल्स अस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड इन अवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। It tells us about the functional groups attached in our organic compound. Functional group attached in our organic compound. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। अल्कोहल, अगेन एक टेबल बना लो, एक में लिख लो फंक्शनल ग्रुप और दूसरा लिख लो सफिक्स यूज्ड। तो अल्कोहल के लिए अपन क्या कर रहे हैं? अल्कोहल के लिए ऑल, अगेन देखो ऑल के पहले एक हाइफन आएगा। ठीक है, एल्डिहाइड, इसमें अल, कीटोन, ओन, वन नहीं बोलना है ना, स्पेलिंग भले वन है बट बोलते ओन है ना, वरना किटवन हो जाएगा ना। ठीक है, पर वो कीटोन है। ठीक है, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सफिक्स लग जाएगा ओइक एसिड। ठीक है, बाकी कुछ और जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो मैं बीच बीच में बताते चले जाऊंगा, पर ये चार तो कॉमन होते हैं ना, ऑक्सीजन वाले, नाइट्रोजन वाले भी कुछ होते हैं, अमाइंस वगैरह है ना, वो जैसे बीच बीच में आएगा मैं आपको बताते चलूंगा। ये चार तो लिख लो पहले आप लोग, ऑल, अल, ओन, ओइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप हैलोजन भी है बट उसका प्रीफिक्स होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रीफिक्स। सफिक्स हो गए सारे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स मतलब पहले फिक्स होने वाला है, सफिक्स मतलब जो बाद में फिक्स होने वाला है, वर्ड रूट के बाद, वर्ड रूट के पहले। ठीक है, तो प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हालांकि हमने अभी तक यहाँ पर एक ही डिस्कस किया है ना, जिसमें अपन क्या बोलते हैं, ब्रांच लगाएंगे। पर देखो कई बार अभी अपन ने बात की ना कि हमारे अगर कंपाउंड साइक्लिक होंगे तो साइक्लो भी लगता है आगे, तो भी तो प्रीफिक्स हो गया ना। अगर आपका ये कंपाउंड है, दिस इज हेक्सागोनल रिंग जहां पे 6 कार्बन है, तो आप इसको हेक्सेन थोड़ा बोल रहे थे, आप इसको क्या नाम दिए थे? साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट। तो ये साइक्लो भी तो वर्ड रूट के पहले लगा ना, है ना, वो साइक्लो भी तो वर्ड रूट के पहले लगा, तो ये भी तो प्रीफिक्स से होगा, क्या बोलते हैं? तो ये आपका ब्रांच के बाद लगता है, मतलब पहले ब्रांचेस वाला प्रीफिक्स आएगा, फिर ये प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। एम आई क्लियर? साइक्लो बीच में आ जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिथिल लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? मिथिल। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन, ये आपने पहला प्रीफिक्स बताया ब्रांच के लिए। दूसरा प्रीफिक्स कंपलसरी नहीं है, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो ही साइक्लो आएगा, वरना थोड़े लगा दोगे हर बार साइक्लो। सुन रहे हैं क्या? तो साइक्लो आपका दूसरा प्रीफिक्स हो गया, दिस इज योर वर्ड रूट एंड दिस इज द प्राइमरी सफिक्स। क्लियर है? ठीक, तो लिखो उसमें पहले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। पहले लिखो प्राइमरी,
प्राइमरी प्रीफिक्स used for denoting used for denoting या representing भी लिख सकते हो, साइड चेन कार्बन्स, साइड चेन कार्बन, ब्रैकेट में ब्रांच भी लिख लेना और सब्स्टिट्यूएंट भी लिख लेना, यूज फॉर डिनोटिंग द साइड चेन कार्बन्स, ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं उसको, या फिर आप उसको ब्रांचेस बोलते हैं, ठीक है, यूज फॉर डिनोटिंग साइड चेन कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस। ठीक है, जैसे कि कभी आपका एक कार्बन वाला चेन लगा हुआ है तो इसमें अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, मिथिल, इसको एल्किल बोलते हैं, इन जनरल क्या बोला जाता है, अल्किल। अल्किल कहां से आया है, एल्केन से तो आया है। आपने एक एल्केन में से आपने मीथेन जो एल्केन था उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया -H, तो क्या बन गया ये, मिथिल। डैश क्यों लगाया मैंने, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड कम है, वो कहीं ना कहीं अटैच होगा तब उसका टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई होगा, समझ रहे हैं क्या, इसलिए बॉन्ड लगाया वहां पे, ठीक है। तो ये था मीथेन, मीथेन से बना है मिथिल, एम आई क्लियर। वैसे ही इथेन से बनेगा इथिल, C2H5, एक हाइड्रोजन कम कर दिया मैंने, समझ रहे, क्योंकि ये चेन से जुड़ने वाले हैं ना, तो अगर आपका ये मान लो कार्बन चेन है, इसके साथ एक कार्बन लगा, एक कार्बन, तो ये मिथिल हो गया, क्या बोलेंगे इसको अपन, मिथिल। जैसे अभी अपन ने उसका नाम दिया ना, इस वाले का नाम दिया ना मिथिल, क्योंकि एक कार्बन था, वही अगर यहाँ पे दो कार्बन होते हैं CH2 CH3 तो ये इथिल हो जाता। तो दो कार्बन के ब्रांच को इथिल बोलेंगे, एक कार्बन के ब्रांच को मिथिल, दो तीन कार्बन के ब्रांच को प्रोपिल, चार वाले को ब्यूटिल एंड सो ऑन। मतलब ये सारे एल्केन से ही बने हैं, है ना, एल्केन से ही एक H हटा के क्या बनता है, एल्किल। तो एल्केन माइनस हाइड्रोजन गिव्स यू अल्किल, समझ रहे हैं क्या। और इन्हीं ग्रुप्स के सब नाम है, मिथिल इथिल, इसका नाम हो गया मिथिल, इसको नाम देंगे इथिल। तो अपन अपने कार्बन जो साइड में लगे उनको छोड़ना नहीं है ना, उनका नाम ऐसे बताएंगे प्रीफिक्स में, वो भी उनकी नंबर के साथ, पोजीशन के साथ, कि वो कौन से कार्बन में प्रेजेंट है, वरना हमें कैसे पता चले कि वो कौन से में है। मतलब अगर आपको मैंने ये कंपाउंड दे दिया और यहाँ पे आपका मिथिल लगा है, तो आप सिर्फ मिथिल पेंटेन बोल दोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो मिथिल कौन से कार्बन पे है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। बनाने वाला तो मिथिल पेंटेन को ऐसे ही बना सकता है और ऐसे ही बना सकता है, दोनों ही करेक्ट है मिथिल पेंटेन के नाम से। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मिथिल के आगे उसकी पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी कि भैया अगर ये कार्बन है, मतलब ये कंपाउंड है मेरा, तो थर्ड नंबर पे, कहीं से भी चालू करो, यहाँ पे कार्बन को थर्ड नंबर मिलने वाला है, 3 मिथिल पेंटेन। अब करेक्ट है, अब कोई अगर ऐसा बनाया तो गलत है फिर ये, समझ रहे हैं क्या, एम आई क्लियर। 1 मिथिल पेंटेन भी बन सकता है, 2 मिथिल पेंटेन भी बन सकता है, 3 मिथिल पेंटेन भी बन सकता है, 4 बन सकता है क्या, यहां लग जाएगा तो वो तो 2 ही होगा। अगर आपने मिथिल को यहां लगा दिया ना इस तरफ, तो ये 4 नहीं होगा भाई, फिर हम काउंटिंग यहां से चालू करेंगे तो वो 2 ही होगा। आप यूं समझ लो कि आपने इसी को घुमा दिया है तो ऐसा हो गया, अरे ये और ये सेम तो है, बस इसको घुमा दिए तो ये आ गया, तो नाम थोड़ा चेंज आएगा घुमाने से, आप पढ़ जाओगे तो नाम चेंज हो जाता है क्या आपका, ये रहता है ना नाम, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये आपका एल्किल ग्रुप का नाम हम ऐसे लिखते हैं प्रीफिक्स में, ठीक है। और अगर वो कंपाउंड साइक्लिक है अगर, तो प्रीफिक्स के बाद साइक्लो लिख के हम फिर वर्ड रूट और सफिक्स लिखेंगे, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे पूरे नाम का, ठीक है। चलो क्या लिखे अभी आप लोग, डिनोट द कार्बन प्रेजेंट इन, यानी साइड चेन कार्बन है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो एग्जांपल लिखना है यहाँ पे, एल्केन माइनस H को अपन क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप, एल्केन माइनस H इज अल्किल ग्रुप। और ये सारे एग्जांपल लिख लो इसके, मीथेन में से एक H निकला मिथिल आया, इथेन में से एक H निकला इथिल आया, दिस इज इथेन, इथिल ग्रुप। तो बाकी वो नंबर के साथ लिखते हैं वो मैं आप लोग को रूल में लिखवा दूंगा, है ना। अभी तो हम सिर्फ नाम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि नाम में क्या क्या चीजें कहां कहां लिखते हैं, है ना, और कैसे लिखते हैं वो अपन रूल्स के साथ पढ़ेंगे।
इसलिए मैं यहाँ वो नहीं लिख पा रहा हूँ कि नंबर लिख के अपन नाम लिखेंगे, है ना। अब इसे समझ लो कि अल्किल ग्रुप होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एन अल्किल ग्रुप? एल्केन माइनस एच इज योर अल्किल ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए दो तो एटलीस्ट लिख लेना। एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप का नाम है मिथिल और दो कार्बन वाले का नाम है इथिल। ठीक है, और एक और लिख लो सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये तो अपने प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लो। वो आपकी क्या होती है? साइक्लो, है ना। तो ये तभी यूज करेंगे जब हमारा कंपाउंड साइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक, है ना, वरना नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखना, इफ द कंपाउंड इज एलिसाइक्लिक, सेकेंडरी सफिक्स में लिख रहे हैं, इफ द कंपाउंड इज एलिसाइक्लिक, if the compound is alicyclic, then a prefix cyclo, then a prefix cyclo, ऐसा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, then the prefix cyclo is attached before the word root, then the prefix cyclo is attached to the word root. ठीक है, एग्जाम्पल भी एक लिख लो बस, ये इसी का नाम लिखना बस, साइक्लोहेक्सेन, ये होता है आपका साइक्लोहेक्सेन। तो दिस इज द सेकेंडरी सफिक्स जो हमने लिखा है अभी। क्लियर है क्या? तो हमारे पूरे कंप्लीट नाम का स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड लास्ट में आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ अपने नाम का स्ट्रक्चर समझा है कि कौन कहां लगता है और क्यों लगता है ना, जिसमें ये दोनों आपके कंपलसरी पार्ट हैं। कोई गूगल फॉर्म भरते हो तो स्टार लगा रहता है ना कि ये तो कंपलसरी भरना ही आपको, बाकी सारे ऑप्शनल होते हैं, ना। तो वैसे ये दोनों आपके क्या है? कंपलसरी पार्ट, मैंडेटरी। ये तो आपके किसी भी नाम में होंगे ही होंगे। बाकी तो सब डिपेंड करेगा कि हमारा कंपाउंड कैसा है, उसके हिसाब से हम बाकियों को लगाएंगे। ठीक है, अभी अपने रूल्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अब रूल पढ़ेंगे कि नाम जैसे आपको कंपाउंड दिखा तो आप पहला काम क्या करोगे, दूसरा काम क्या करोगे, तीसरा काम क्या करोगे, चौथा काम क्या करोगे, तब जाके आपका पूरा नाम रेडी हो जाएगा कंपाउंड का। ठीक है, तो उसके लिए हेडिंग डाल दो लास्ट, रूल्स फॉर रूल्स फॉर रूल्स फॉर IUPAC nomenclature, rules for IUPAC nomenclature for branched chain alkanes, for branched chain alkanes। पहले एल्केन का पढ़ेंगे नामकरण, फिर एल्कीन अल्काइन का, मतलब एक एक करके अपन सीरीज में चलेंगे, है ना, सुन रहे हैं क्या? पहले एल्केन के नाम पढ़ लेंगे सब ब्रांचेस वंचेस के साथ, फिर एल्कीन अल्काइन का पढ़ेंगे, फिर हम फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें भी पहले एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर दो फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर हम आएंगे एरोमेटिक में, साइक्लिक भी बीच में पढ़ लेंगे और फिर एरोमेटिक में। तो नोमेनक्लेचर थोड़ा सा लंबा चलेगा ना, अभी दो क्लास, अपनी अगली दो क्लास नोमेनक्लेचर ही चलने वाली है, जिसमें हम हर टाइप के कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर देखेंगे, विद फंक्शनल ग्रुप, विदाउट फंक्शनल ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, साइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, तो सब में ऐसे अपन को सेट ऑफ रूल्स लिखने हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास से फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो, थैंक यू। आज फिजिक्स क्लास नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया था केमिस्ट्री।